Hello student and welcome to the 38th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. और आपको पता है कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है that the chapter name is triangles, right? तो हमारा ट्रायंगल्स जो चैप्टर है स्टूडेंट, उसके अंदर एक सेकंड यार, इसमें लाइंस क्यों नहीं आ रही? मैं सोचा था कि लाइंस भी आना चाहिए। लाइंस कैसे आती हैं? तो ये रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन आ नहीं रही है लाइंस। इंसर्ट पिक्चर्स ऑनलाइन आ रही हैं। एक सेकंड, सॉरी, एक टेक्निकल फॉल्ट्स को थोड़ा सा हिस्ट्री व्यू के अंदर भी नहीं आ रहा है। इंसर्ट पेज के अंदर भी फाइल अटैचमेंट, स्प्रेडशीट, ऑनलाइन पिक्चर्स, रिकॉर्ड, डेट एंड टाइम, पेज टेम्पलेट्स, इसमें कुछ आ सकता है क्या पेज टेम्पलेट्स के लिए? नहीं, पेज टेम्पलेट्स में भी नहीं आएगा कुछ भी। ओके, आई एम रियली सॉरी। ड्रॉ में भी नहीं आ रहा है। माँ कैसे? एनीवे, मैं देखता हूँ, मेरे तो इसमें थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग ट्रायंगल्स डिस्कस कर रहे थे, और ट्रायंगल्स के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट कर दिया था, राइट? तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था, और हमने सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी जो थी साइड एंगल साइड, वो हमने डिस्कस भी कर ली थी ऑल टुगेदर। और मैंने बताया था कि बेसिकली जो फॉर्मेट है लिखने का, मैंने ये बोला था कि फॉर्मेट जो है लिखना था कि दो ट्रायंगल को किस तरह से लिखोगे, किस ऑर्डर में लिखोगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये PQR है और ये MYZ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि PQ और MZ बराबर है, और QR और ZY बराबर है, और एंगल Q और एंगल Z बराबर है, ठीक है ना। तो Q और Z अगर बराबर है तो इसका ऑर्डर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो PQ है तो Q से पहले P लिख रहे हो, PQ किसके बराबर है? ZM के, तो Z से पहले M लिखोगे, है ना। और QR किसके बराबर है? QR, तो ये QR लिख दिया। QR वो किसके बराबर है? ZY, तो Z के बाद Y आना चाहिए। तो ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। इस तरह से साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी आएगी। तो ये पहली कॉन्ग्रुएंसी है। उसके बाद आती है नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। फिर आ जाती है एंगल साइड एंगल, यानी एक एंगल फिर साइड फिर एक और एंगल। यानी पहले था कि दो साइड्स के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल हम कंसिडर कर रहे थे। इस बार क्या है कि दो एंगल के बीच में एक साइड हम इंक्लूड कर रहे हैं, दो एंगल के बीच में एक साइड इंक्लूड कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उससे और क्लियरिटी आएगी होपफुली। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, सपोज करो ये हमारा एक ट्रायंगल है, और एक और ट्रायंगल हमने बनाया, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है। अब इसके अंदर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, सपोज करो, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है एंगल साइड एंगल वाली, तो आप सोच के देखो, पॉज करके भी सोच सकते हो, आप सोच के देखो कि अगर मुझे एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी अगर इसमें लगानी है स्टूडेंट्स, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ कि दो एंगल के बीच में जो साइड आती है, यानी टू एंगल्स के बीच में, यानी इंक्लूडेड साइड जो होती है दो एंगल्स की, वो साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर मैंने आपको बोला कि अगर इस फिगर के अंदर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो एंगल साइड लग सकती है क्या? नहीं भाई, एंगल साइड एंगल के लिए ये साइड अगर इक्वल है ना, तब भी नहीं लग सकती वो कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमारे पास कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए? ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, तब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। बात समझ रहे हैं? अदरवाइज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी। अगर इस साइड के अलावा कोई साइड इक्वल है किसी दूसरी साइड के, तो नहीं लगेगी। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको इसमें फिगर अगर आपको लिखना है XMA और BQR, सपोज करो ये दो ट्रायंगल है, इसको अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है कि एंगल साइड एंगल से फिगर देख के हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो रही है, तो कौन से दो ट्रायंगल लिखोगे? पहले तो लिख लो ये M है, M किसके बराबर है? B के बराबर है, तो M B के बराबर लिख लिया। फिर क्या आ रहा है? X है, तो इसके बाद X लिखा।
एक्स क्योंकि एम के बाद लिखा है तो एक्स किसके बराबर है, क्यू के। तो बी के बाद क्या लिखेंगे, हम क्यू लिखेंगे। अब जो बचा हुआ वर्टेक्स है वो कौन सा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे आर है। तो ये दो ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो गए इस फॉर्म में। अब आप देखो अपने आप जो साइड है वो अपने आप इक्वल आ रही होगी। कौन सी साइड इक्वल है, एम एक्स। तो एम एक्स किसके बराबर आ रही है, यहाँ से बी क्यू के, और यहाँ से भी बी क्यू के बराबर आ रही है क्या, हाँ आ रही है। बात समझ रहे हैं। तो एम एक्स और बी क्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इस तरह से हमें एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रेंसी लेके चलनी है। ठीक है, जैसे कि एक और फिगर बनाते हैं, उससे और देखो क्लियर होता है क्या आपका। तो सपोज करो कि हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल हमने सपोज करो ये लिया है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने सपोज करो ले लिए हैं। अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने आपको बोला कि ये एंगल और ये एंगल आपकी इक्वल गिवन है, बहुत आराम से समझना, और जो मैंने अभी तक थ्योरी अप्लाई करी है ना उसी को अप्लाई करने की कोशिश करना। ठीक है, जो थ्योरी मैंने अप्लाई करी है उसी थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश करना। तो ये एंगल है और ये एंगल है। अब मैं आपको दूसरा एंगल गिवन कह रहा हूं कि एक और एंगल इक्वल है, कि ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो इंक्लूडेड साइड ऑब्वियस सी बात है कौन सी होनी चाहिए, जो इक्वल होनी चाहिए इन दोनों के एंगल के बीच वाली, यानी ये साइड किसके बराबर होनी चाहिए, इस साइड के। अब यहाँ पे अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, जैसे मैंने बोल दिया ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो बहुत सोच के बताओ कि एंगल साइड एंगल इसमें लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे आ रही है। तो दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड एंगल अगर आ रही, दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड आ रही है, तो एंगल साइड एंगल तो लगेगा। लेकिन ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल का नाम अगर आप मुझे लिख के बता सको तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आप सोचो कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के। तो मैंने पहले ए लिखा और उधर साइड में एफ लिखा, यानी ए एफ के बराबर है। एफ के बाद ए के बाद क्या आ रहा है, सी, तो चलो सी लिख दो। सी किसके बराबर है, डी के। तो एफ के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, क्योंकि सी डी के बराबर है। बची हुई वर्टिसेस लिख दो। बची हुई वर्टिसेस क्या हुई, बी हुई, और इधर बची हुई वर्टिसेस क्या हुई, ई हुई। तो ये ट्रायंगल एफ डी ई ट्रायंगल ए सी बी के क्या हो रहा है, कॉन्ग्रेंट हो रहा है। कोई स्टूडेंट को ए सी बी नाम अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई बात नहीं, ए सी बी को चेंज करके ए बी सी करना चाहो तो इस फॉर्म में करो कि ये ए बी सी ऐसे लिखा जाएगा। तो इधर से भी ऐसे ही जाओगे, एफ ई डी। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, ट्रायंगल ए बी सी मस्ट बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एफ ई डी। अब आप यहाँ से देख लो कि जो साइड ए सी थी, यानी साइड ए सी, वो किसके बराबर आनी चाहिए, एफ डी के। तो आ भी रही है एफ डी के। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक तो ये कि साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल कब लगेगी, कब किस कंडीशन में लगेगी, हमेशा नहीं लगेगी, कोई ना कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी जहाँ पे लग रही होगी। और दूसरी ये है कि अगर लगाने के बाद जब हमें ट्रायंगल्स को लिखने के लिए बोला जाए तो हम बहुत आसानी से उन ट्रायंगल को मेंशन कर सकें, उसका नेम सही ऑर्डर में लिख सकें। अगर कोई स्टूडेंट्स को सही ऑर्डर में नहीं लिखता तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, तो ये थी आपकी नेक्स्ट क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। मैंने इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया लास्ट क्लास में भी ऑर्डर समझाने में। नेक्स्ट आपकी कॉन्ग्रुएंसी आती है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंसी है, वो है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड का क्या मतलब है कि दो एंगल इन कंटिन्यूएशन, यानी दो एंगल एडजेसेंट एंगल इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्रायंगल के एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट होने चाहिए, और उसकी जस्ट बाद वाली साइड या पहले वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर अपन ट्रायंगल बनाए और क्लियरिटी लें, दो ट्रायंगल मैंने आपको बना दिए। सपोज करो एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल हमने लिया है ये। अरे यार गलत बन गया, ये लिया है। ठीक है, अब अगर मैंने इसमें बोला है कि दो एंगल इक्वल हैं, सपोज करो मैंने एक एंगल ये लिया है, ठीक है, ये एक एंगल लिया है, ये मैंने बोला है कि ये इसके इक्वल है, और एक एंगल मैंने लिया है ये, और ये बोला है मैंने ये इसके इक्वल है। बात समझ रहे हैं? तो अगर मुझे लगाना है एंगल साइड एंगल, अगर सपोज करो मुझे एंगल साइड एंगल लगाना है, तो कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए, ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। पॉज करके सोच के देखो कि अगर मुझे एंगल साइड एंगल लगाना है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी एंगल साइड एंगल लगेगा। ठीक है ना, लेकिन मैं अभी एंगल साइड एंगल नहीं लगाना चाह रहा हूँ, मुझे लगानी है यहाँ पे साइड एंगल, सॉरी एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड के लिए दो एंगल आपने लिख लिए कंटिन्यूएशन के अंदर, उसके बाद कोई भी साइड ले लो जो इसके बीच में ना हो,
यानी इंक्लूडेड साइड नहीं लेना, आप कौन सी लेना है, आउटसाइड द इंक्लूडेड साइड। यानी आप ये ले सकते हो, या तो ये साइड ले सकते हो, तो ये साइड इसके अलावा ले लो, तो कौन सी ले लोगे, ये वाली ले लोगे। देखो एंगल साइड जा रहा है ना, तो ये एंगल साइड ऐसे जा रहा है, एंगल साइड ये ऐसे जा रहा है, तो हमने इसकी ये वाली साइड के बराबर ले ली। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये साइड के बराबर हो, है ना, ये वाली साइड लेंगे, सॉरी। देखो ना एंगल, ये देखो ये डबल शेडेड वाला एंगल, फिर एक सिंगल शेडेड वाला एंगल, फिर साइड आ रहा है। समझ रहे हो ऑर्डर, देख रहे हो, डबल शेडेड वाला एंगल, फिर सिंगल शेडेड वाला एंगल, फिर साइड आ रहा है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, डबल शेडेड वाला एंगल, फिर सिंगल शेडेड वाला एंगल, फिर साइड आनी चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। बात समझ लो, अगर मैंने ये वाली साइड ले ली होती ना, तो सिंगल शेडेड एंगल, डबल शेडेड एंगल और फिर साइड आ रहा है, तो ये गलत हो जाता है, फिर एंगल साइड एंगल नहीं लगता। यानी अगर इस केस में मेरे पास, मैंने आपको बोला है कि एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ, ये साइड और ये साइड अगर यहाँ पे इक्वल होती तब एंगल साइड लगता, क्या नहीं, तब एंगल साइड नहीं लगता। एंगल साइड लगने के लिए जो ऑर्डर है एंगल का वो सेम होना चाहिए। जैसे कि एंगल, ये वाला एंगल है डबल शेडेड एंगल, तो पहले आप डबल शेडेड एंगल को ही काउंट करोगे यहाँ से। ऐसे नहीं है कि आपने इधर तो बोला एंगल साइड और इधर बोला एंगल साइड, ऐसे नहीं है। एक ऑर्डर होना चाहिए, एक सीक्वेंस में, एक सर्कुलर सीक्वेंस होना चाहिए, उसी सीक्वेंस में आप फॉलो करोगे। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको आ रही है तो वेल एंड गुड है। एक सेकेंड इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है यार, ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब हमें अगर लेना है एंगल साइड, तो ये बड़ा वाला एंगल, ये छोटा, फिर साइड, तो फिर ये बड़ा, ये छोटा, ये साइड अगर इक्वल होगी ना, तो आप इसमें बोल सकते हो कंप्लीटली कि हाँ सर एंगल साइड इसमें क्राइटेरिया लग जाएगा, एंगल साइड क्राइटेरिया लग जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अब जैसे कि इसमें नेमिंग करनी है, नेमिंग करनी है, तो अपन ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी, ये ले लेते हैं डी, ये ले लेते हैं ई, ये ले लेते हैं एफ। तो बस जो जैसा कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। सी किसके बराबर है, सी ई के बराबर है, तो सी लिखा और ई लिखा। ठीक है, ए किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है, तो सी के बाद ए आ रहा है ना, तो आप चाहो तो सी से पहले भी लिखो। अगर सी से पहले ए लिख रहे हो, जैसे मैंने सी से पहले लिखा, और ए किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो ई से पहले मुझे एफ लिखना पड़ेगा, ई से पहले। बात समझ रहे हो। और अपने आप जो वर्टिसेस बची है, जहां भी आप लिख रहे हो उसको फिर आप लिखो। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो बी वर्टिसेस को यहाँ पे, तो ई के बाद बी जो बची वर्टिसेस को यहाँ लिखोगे। और अगर आप बी वर्टिसेस को लगे, सी ए लिखा था, बी वर्टिसेस को यहाँ पे लिख रहे हो, तो ई के पहले आप लिखोगे, एफ के पहले लिखोगे यहाँ पे। तो ये दोनों फॉर्मेट में कॉन्ग्रुएंसी किससे आ रही है, एंगल साइड एंगल से आ रही है। अब आप चेक कर लो कि साइड जो इक्वल थी वो दिख रही है क्या, साइड कौन सी है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी कौन सी है, ये ए बी है। और फिर यहाँ के किसके बराबर आने चाहिए, एफ डी के, तो आ भी रही है। यहाँ पे ए बी क्या आ रही है, ये ए बी आ रही है, तो यहाँ पे एफ डी ये आ रहा है। देखो कोई से भी फॉर्मेट रखो, ऑर्डर सेम ही रहेगा हमेशा। अगर आपने करेक्टली अप्लाई किया है, अच्छे से आप अप्लाई कर पा रहे हो एंगल साइड, तो ऑर्डर हमेशा सेम ही आएगा, आप किसी भी फॉर्म में जाओ। लेकिन अभी भी मैं एंगल साइड का यही एंगल साइड का जो क्राइटेरिया मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जो दो एंगल आप ले रहे हो ना, वो सेम ऑर्डर में लोगे दूसरे ट्रायंगल में भी। ऐसे नहीं कि आप एवं कोई ऑर्डर ले लोगे। जैसे कि सपोज करो ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये दोनों है। अगर मैंने बोला है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो अब अगर आपको साइड इक्वल करनी है, तो अगर आप ऐसे जा रहे हो कि एंगल और फिर साइड, ये वाली साइड है, तो फिर आपको यहां से भी ऐसे जाना पड़ेगा, एंगल और फिर ये वाली साइड इक्वल बोलनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो। फिर आपको फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। अगर आप छोटे वाले से जा रहे हो तो छोटे वाले से जाना पड़ेगा, अगर आप बड़े वाले से जा रहे हो, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम बड़े वाले एग्जाम्पल से गए थे, ठीक है ना। तो आपने देखो ये एंगल और साइड जा रहा है, फिर यहाँ से सिंगल शेडेड एंगल से स्टार्ट किया, एंगल और साइड। अब नंबरिंग करने के बाद अब बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने बोला पी क्यू आर है और ये एक्स वाई जेड है, तो क्या इसके अंदर एंगल साइड लग सकती है? हाँ, यहाँ पे लग सकती है, क्योंकि ऑर्डर सेम फुल है ना। एंगल साइड है और एंगल साइड है। लेकिन अगर एंगल ये वाली साइड इक्वल गिवन होती, यानी एंगल साइड है और फिर एंगल और फिर ये साइड है, यानी ये ग्रे वन और ये रेड वन इक्वल होती, तब ये एंगल साइड क्राइटेरिया नहीं लगता यहाँ पे। इसी केस में लग सकता है सिर्फ।
बात समझ रहे हो, सिर्फ इसी केस में। अगर आप बोलते हैं सर एंगल एंगल साइड, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैंने बोला था कि इसको एंगल और फिर ये साइड, तो फिर वहां से भी ऑर्डर ये होना चाहिए था कि एंगल एंगल और फिर एक्स वाई को इक्वल करते क्यू आर के, तभी आता। बात समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के इन 10th क्लास के में भी काम आएगा। अगर आप फ्यूचर में मैथमेटिक्स लेते हो तो ट्रायंगल तो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। आप देखो आजकल तो गार्डन भी ट्रायंगुलर शेप के बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर अगर आप लोग को नाम लिखना है ये कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले देखो कि पी आ रहा है, पी किसके बराबर आ रहा है, जेड के बराबर आ रहा है, तो हमने जेड लिख दिया, ठीक है। पी के बाद आपने क्यू लिया सपोज करो, तो पी के बाद क्यू लिख रहे हो तो क्यू किसके बराबर आ रहा है, वाई के, तो जेड के बाद वाई लिखोगे। अब बची हुई वर्टिसेस क्या है, यहाँ पे आर, तो मैंने यार यहाँ पे लिख दिया और वाई के बाद यहाँ पे एक्स लिख दिया, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब आपको साइड को चेक करना है, तो यहाँ पे देख लो पी आर साइड है, तो पी आर किसके बराबर आनी चाहिए, जेड एक्स के, तो आ भी रही है जेड एक्स के, दिख रहा है फिगर के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि ये काफ़ी क्लियर है, इसको समझना कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को रीड आउट कर रहे हैं, सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड, जो कि दो एंगल और उसके बाद वाली जो है साइड है ना, दो एंगल के बाद वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होगी तो एंगल एंगल साइड लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्राइटेरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ये तीन क्राइटेरिया हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के लिए कोई भी तीन इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, या तो साइड एंगल साइड से आप प्रूव करो, या एंगल साइड एंगल से आप प्रूव करो, या एंगल एंगल साइड से आप प्रूव करो। अगर ये तीन इन्फॉर्मेशन से आप प्रूव करते हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, और ऑर्डर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया नेक्स्ट जो दो क्राइटेरिया है बहुत सिंपल है, ठीक है ना। पहला जो इसके बाद आता है चौथा क्राइटेरिया साइड साइड साइड, ये तो बहुत ही सिंपल है, यानी दो ट्रायंगल की अगर कॉरस्पॉन्डिंगली साइड इक्वल है तो ऐसे ऐसे लग जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, यानी अगर ये ट्रायंगल है और फिर मैंने एक और ट्रायंगल लिया है, सपोज करो ये एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है सपोज करो। और ये जानबूझ के ऐसे अनइवन ले रहा हूँ ताकि आपको कोई आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब मैंने इसका नाम कर लिया है, मैंने सपोज करो इसका नाम दिया MNO और इसका नाम दिया है PQR, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें साइड साइड लगा सकते हो, बिल्कुल साइड साइड लगा सकते हैं। साइड साइड क्यों लगा सकते हैं, साइड 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 क्राइटेरिया क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। अब इसमें लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो MN किसके बराबर है, MN, यहाँ पे देखो MN किसके बराबर है, यहाँ पे MN RP के बराबर है, तो हम लिख लेते हैं RP के या PR के, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है। अब ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट से देखना है इसके अंदर, ये ट्रिक है यहाँ पे, है ना। MN आपने PR के बराबर कर दिया। अब नेक्स्ट साइड को देखो, कोई भी एक साइड ले लो, MO ले रहे हो, तो MO लिखने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे O लिखा, तो MO ऐसे आ रही है, तो MO अपने आप किसके बराबर आनी चाहिए, PR के बराबर आनी चाहिए। MO किसके बराबर आना चाहिए, ये तीन साइड वाला ना, तो MO RQ के बराबर आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे Q लिखता हूँ स्टूडेंट, तो MO RQ के बराबर आ रही है क्या, ये ऑर्डर में नहीं आ रही है, ये गलत लिखा है ऑर्डर, इसका मतलब। तो यानी मुझे अपना ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, मुझे MNO लिखना पड़ेगा और R को इधर लेके आना पड़ेगा और P को बीच में लेके आना पड़ेगा, तब आ जाएगा आई थिंक सो। अब देखो MO RQ के बराबर आ रहा है और फिर MN RP के बराबर आ रहा है, MN RP के बराबर आ रहा है और NO PQ के बराबर आ रहा है, NO PQ के बराबर आ रहा है। ये कॉन्ग्रुएंसी है। देखो यहाँ पे मेरा ऊपर वाला गलत आ रहा था, मैंने जैसे मैं अगर RP लिखता, एक स्टूडेंट होता था कि RP से स्टार्ट करता, जैसे कि MN साइड है और उसने बोला कि सर MN साइड तो RP के इक्वल है, ठीक है, मैंने बोलता RP लिख लो, ठीक है, RP लिख लिया। MN साइड को मैंने किसके इक्वेट कर दिया, RP के, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसमें RP आ जाएगा अपने आप। अब MN साइड है, अब आपने दूसरी कोई साइड ले ली, सपोज करो मैंने NO ले ली, तो NO मैंने O यहाँ पे डाल दिया, NO किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो P के बाद Q आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे कोई भी चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैंने PR लिखा होता, MN PR के बराबर होता, तो फिर मुझे गलत लग रहा था, क्योंकि Q अगर इसके बाद लिखना तो मेरा क्वेश्चन गलत सॉल्व होता। तो इसलिए मैंने क्या किया, ऑर्डर को बहुत ध्यान से देखा, मैंने ऑर्डर लगाने के लिए बहुत ध्यान से ऑर्डर लगाया, अदरवाइज गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, है ना। बिल्कुल भी अगर इसमें समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट, तो मुझे आप पॉज करो और उसको रिवाइंड करके वापस से सुनो, 10 बार सुनो, और फिर अगर ड्यूरिंग द अगर जैसा भी लेक्चर आप सुन रहे हो और नहीं समझ में आ रहा तो उसी टाइम कॉल करके पूछ लो, है ना। कॉल करने से हिचकिचाना नहीं है। ये चैप्टर के कंसेप्ट मैंने जैसे बताया कि इस चैप्टर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में कम आता है या बिल्कुल ही नहीं आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल करो मुझे,
है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल करके बोला। अगर मैं उसी टाइम समझा सकता हूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ स्टूडेंट मैं आपको इसी टाइम समझा देता हूँ फ़ोन पे ही। और अगर जूम पे अगर बुला सकता हूँ जूम पे बुला लूँगा। और अगर मान लो कि आप कहते हो कि सर ठीक है हम नेक्स्ट जूम सेशन हमारा कल है या परसों है, उस टाइम आप भी वापस से समझा देना। तो आप ये टॉपिक जो डाउट्स कॉपी होती है अपनी एक छोटी सी डायरी बनाओ और उस डाउट कॉपी में अपने डाउट्स को पॉइंट आउट करके लिखा करो कि ये मुझे सर से पूछना है, ताकि आप भूलो नहीं, है ना डाउट। क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स हम देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर देखने के बाद हो सकता है कि हमें टाइम ना मिले, हम भूल जाते हैं कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, लेकिन हम पूछना ही भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी डायरी बना लो, छोटी सी पॉकेट डायरी, उसके अंदर डाउट लिख लिया करो कि यार ये तो मुझे जब भी जूम सेशन होगा या जब भी सर फ्री होंगे कॉल करके मैं ये पूछूंगी या पूछूंगा, राइट। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो ये साइड साइड क्राइटेरिया कहलाता है, बहुत सिंपल है। तीनों साइड अगर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होती हैं तो साइड 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 क्राइटेरिया लग जाता है, ठीक है। ये जैसे ये फिगर के अंदर, ये तो बहुत सिंपल फिगर है। इसके अंदर अगर मैं किसी को बोलूँगा ना नंबरिंग करो, तो सॉरी नेमिंग करो ट्रायंगल की, तो बहुत आसानी से कोई भी कर देगा। दिक्कत कहाँ आती है, जब टेढ़े मेढ़े फिगर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, सॉरी नेक्स्ट क्राइटेरिया, जो लास्ट क्राइटेरिया बनता है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। और इसके बाद अभी चौथा क्राइटेरिया पड़ा है साइड 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 क्राइटेरिया। एक लास्ट क्राइटेरिया बचता है, वो बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्पेसिफिकली है। ये क्राइटेरिया ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मल किसी और ट्रायंगल में नहीं लगेगा ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। आरएचएस की, इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ऑफ साइड। आरएचएस का क्या मतलब होता है, ये होता है 90 डिग्री वाला एंगल, ये वाला बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये होता है एनी साइड। इसमें कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं होता, आराम से समझ में आएगा ये। देखो अगर एक राइट एंगल है और एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें आरएचएस लगाना है तो एक 90 डिग्री तो जाहिर सी बात इक्वल होगा ही होगा दोनों में, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन साथ साथ इनकी दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, जरूरी है, मस्ट है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल हो। एक राइट एंगल इक्वल होना चाहिए और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। उसके बाद एनी साइड, कोई भी साइड आप ले सकते हो। जैसे ये साइड आपने बोल दिया ये साइड के बराबर है, तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर आपने उल्टा सोचा कि ये साइड जो है ये साइड के बराबर है, तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। बात समझ रहे हैं, एनी साइड इक्वल होनी चाहिए। तो कोई भी एक साइड, एनी साइड कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होनी चाहिए। अब इसका नेमिंग करना तो बहुत आसान है। अगर आप नेमिंग करना चाहो तो ये पी क्यू आर ले लो और ये एक्स वाई जेड ले लो। तो एंगल 90 डिग्री कौन सा, इधर क्यू है और उधर कौन सा आ रहा है, जेड आ रहा है, तो हमने क्यू और जेड लिख लिया। उसके बाद जो हाइपोटेन्यूज है वो पी आर है, तो हमने ऐसे लिया पी आर, ठीक है ना। तो ये पी आर है, सपोज करो हमने ऐसे लिखना चाह रहे हैं पी क्यू आर, है ना, तो पी आर है। तो हाइपोटेन्यूज इधर क्या आ रही है, एक्स वाई। तो अब आप बहुत सोच के देखो कि अगर मैं एक्स वाई ऐसे लिख देता, चलो मैंने रैंडमली लिख दिया एक्स वाई, ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या ये फॉर्मेट सही है? तो अपने को चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, ना कि एक्स जेड के। यहाँ से क्या आ रहा है, पी क्यू और एक्स जेड बराबर आ रहा है, लेकिन फिगर से क्या आ रहा है कि पी क्यू और एक्स वाई बराबर है। तो मुझे ये ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट तो ये होगा कि क्यू पहले अब जेड के बराबर है, पी आर मैंने हाइपोटेन्यूज लिख लिया तो ये पी आर लिख लिया है। तो मुझे यहाँ पे एक्स पहले नहीं लिखना है, पहले मुझे वाई लिखना है, एक्स लेना है, ताकि हाइपोटेन्यूज पी आर और वाई एक्स ये एक्स वाई बराबर है। और साथ साथ पी क्यू और वाई जेड भी साइड वाई एक्स है ना, वाई एक्स, एक सेकेंड, हाँ, ताकि साइड पी क्यू और जेड वाई भी बराबर है, साइड पी क्यू ये रही और साइड जेड वाई बराबर है। तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चलो आपकी हाइपोटेन्यूज तो मैच खा गई है कि पी आर और आप कह रहे हो सर एक्स वाई के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो साइड इक्वल होनी चाहिए थी ना वो मैच नहीं खा रही है। तो हमने क्या किया, इसको वाई एक्स को बोलो या एक्स वाई बोलो, साइड तो एक ही बात है। आप चाहे वाई एक्स को साइड एक हाइपोटेन्यूज को बोलो वाई एक्स या एक्स वाई, एक ही बात है ना। ऑर्डर चाहे कुछ साइड के अंदर ऑर्डर नहीं होता है ना, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी ए, एक ही बात है। तो इसलिए मैंने हल्का सा स्लाइड चेंज करके मैंने एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी को आपको समझाया है, और बहुत इंपॉर्टेंटली समझाया है। इसमें आप ये याद रखो कि ये इसके अंदर कोई भी एक राइट एंगल है ना, कोई भी एक हाइपोटेन्यूज तो एक ही होती है दोनों ट्रायंगल के अंदर, और एक कोई भी एक साइड, एनी साइड अगर इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है, तो ये समझ के रहो कि वहाँ पर आरएचएस लग सकता है, ठीक है।
और दूसरी जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, देखो हमने क्राइटेरिया कौन कौन से पढ़ लिए हैं। हमने देखो एक एस 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 क्राइटेरिया पढ़ लिया है, एक एस ए एस क्राइटेरिया पढ़ लिया है, एक ए एस ए क्राइटेरिया पढ़ लिया है, और एक ए एस क्राइटेरिया पढ़ लिया है, और एक आर एच एस क्राइटेरिया पढ़ लिया है। इसके अलावा आप दुनिया में कोई सा भी क्राइटेरिया अपने मन से नहीं बनाओगे। बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, सर एस एस ए क्राइटेरिया होता है क्या? नहीं होता है। सर ए एस एस क्राइटेरिया होता है क्या? नहीं होता है। सर ए क्राइटेरिया होता है क्या? नहीं होता है। तो ये रिमार्क है कि इंपॉर्टेंट नोट है कि भाई इन 5 क्राइटेरिया के अलावा दुनिया में और कोई क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है ना, या तो एस 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 से होगा, या एस ए से होगा, या ए एस ए होगा, या ए एस होगा, या आर एच एस होगा। ए एस ए से भी नहीं होगा। ठीक है ना, आप एस ए अच्छा ए एस और एस एस और इक्वल ही है, ए एस और एस ए इक्वल ही है। मैं कह रहा था एस ए से भी नहीं होगा और ए एस एस से भी नहीं होगा, दोनों ही एक ही बात है ना। ये क्राइटेरिया नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल के अंदर का दो साइड और एक एंगल इक्वल नजर आ रहा है ना, तो वो कहते हैं सर एस एस ए से हमने प्रूव कर दिया। अरे एस एस ए कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता तो कहाँ से प्रूव कर दोगे? ये भी क्लियर होना चाहिए। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं और आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम अपन होपफुली एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करना करेंगे सॉल्व। ये कह रहा है कि फाइंड एंगल पी आर एन एम इफ एल एम एन एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है। हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो देखो ये 105 है और ये 45 डिग्री है। तो यहाँ पे नोटिस करो कि एंगल एल एम एन और पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, एंगल एल किसके बराबर होगा, एंगल पी के। तो ये भी क्या होगा, ये एंगल 105 है क्योंकि एल है, तो यहाँ से एंगल एल एंगल पी के बराबर आ जाएगा, एंगल एम एंगल क्यू के बराबर आ जाएगा, और एंगल एन एंगल आर के बराबर आ जाएगा, है ना, कॉरस्पॉन्डिंगली है। तो एंगल एल 105 है तो ये भी क्या हो जाएगा 105। एंगल क्यू 45 है तो ये क्यू बीच में आ रहा है तो वो किसके बराबर होगा, एम के। तो ये क्यू 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, और आर यानी ये आर जो है वो एन के बराबर होगा। तो ये एंगल आर है जो अपन निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, 180 माइनस 45 प्लस 105। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो तीनों एंगल का सम आप 180 डिग्री करोगे तो दो एंगल का तो पता ही है, तो तीसरा एंगल 180 से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। तो अपने आप ये 30 डिग्री आ रहा है। तो यानी ये एंगल भी 30 डिग्री हो रहा है और ये एंगल भी 30 डिग्री हो रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने तो इससे डिफिकल्ट कंसेप्ट आपको समझाए हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका होपफुली क्लियर हो गया। तो एक बार देख लेना, इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और अपना होमवर्क। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप आज अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो अपने लेवल पे, सेकंड भी कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज आप कर सकते हो अपने लेवल पे। ठीक है, उसको आप करो। जब मैं करूंगा तब तो आपको क्रॉस चेक करना ही है कि सर ने जैसा करा है वो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी आप अपने लेवल पे भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 और 2 करो, स्टार्ट कर दो करना। और ये जो मैंने आज पढ़ाया है और जो इससे पहले के लेक्चर्स पढ़ाए उसको कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, वो मुझे सेंड करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप बाद में भी भेज सकते हो, लेकिन फिलहाल करंट नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको टाइमली मुझे सेंड करना ही है, उसमें कोई डिलेशन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, और इन फ्यूचर जैसे 1-2 क्लासेस के बाद शायद नेक्स्ट क्लास से ही हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैंडल करना स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट क्लास से आपको चाहिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप ट्राई आउट करते रहो। और आज की क्लास के बाद आप पहली और दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हो ट्रायंगल्स की। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर नहीं दिक्कत आ रही है, सॉरी अगर दिक्कत आ रही है तो आप पॉज करके रिवाइंड करके वापस से सुने, और 10 बार पॉज करके 10 बार रिवाइंड करके सुने। वही बात मैं रिपीट करूंगा फ़ोन पे भी और जूम पे भी। तो इससे अच्छा तो आप अपना टाइम बचाएं और वापस से वो चीज़ एक बार रिवाइज करके देखें। फिर भी समझ में नहीं आया तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट इन दैट कंडीशन। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडे लेक्चर। टेक केयर, बाय।